हाँ बच्चों, नेक्स्ट आगे फिर कल कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे मैंने, जल्दी बोलो। आगे आ जाओ थोड़े से, आज कभी बच्चे। विष्णु आगे आ जाओ। यस तू भी आगे आ जा, यहाँ आगे आ जा, आगे आ जा जल्दी से, यहाँ आ गया। चलो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया था अपना? वेरी गुड। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो मैं जोर से नहीं बोलूंगा, बहुत धीरे बोलूंगा, इसलिए आपको यदि सुनना है तो आगे आ जाए, अदरवाइज फिर आप मत कहना सर हमारे सुनाई नहीं दे रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें ना सुना। इधर समझे क्या बोला मैं, है ना? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में रखने पर जो अनुक्रम प्राप्त होता है, जो अनुक्रम, उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इनका अनुक्रम क्या क्रम है इनका? सबसे पहले गामा किरण, फिर कौन सा? एक्स किरण, फिर पराबैंगनी विकिरण। क्या है? पराबैंगनी विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त विकिरण, फिर माइक्रो तरंग। क्या है? फिर क्या? माइक्रो तरंग बाद रेडियो तरंग। ठीक है ना? इसके बाद यदि और आगे लिखेंगे तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? नंबर एक, दृश्य स्पेक्ट्रम, है ना? इतना लिखोगे सारा मार्क्स मिलेगा। दृश्य स्पेक्ट्रम में क्या परिभाषा करनी है? वह स्पेक्ट्रम जो हमें बिना किसी उपकरण की सहायता से दिखाई देता हो, दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। वह स्पेक्ट्रम जो हमें बिना किसी उपकरण की सहायता से दिखाई देता है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। लिखने हैं जल्दी से। इसका परास देखो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या इसके सारे मान लिख लो, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, या एक और मान होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर। ये सारे इसके आंसर हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब क्या करें, कैसे करें?
याद रखने का, तीनों के मान आपको याद होना चाहिए। ये नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम है और ये मीटर में लिखा है। और फिर एक और कौन सा है, अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो अदृश्य किसे कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता उसे कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम। जैसे हमने यहाँ देखो, इसको देखेंगे आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की किरणें हमको दिखाई नहीं देती है, और फिर इस इधर वाली ये अवरक्त और माइक्रो रेडियो नजर नहीं आती, केवल हमको तो यही दिखाई देता। तो ये इसका है, किसका, दृश्य स्पेक्ट्रम का भाग जो हमें दिखाई देता है। मतलब 7 तरंग है टोटल, कितनी है, 7, गामा, एक्स, पराबैंगनी, फिर दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो। तो इनमें बीच वाला जो है वो दिखाई देता, न तो ऊपर दिखाई देता है और न नीचे दिखाई देता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया ना, आ गया। आगे अगला क्वेश्चन, इसका अदृश्य का कोई पराग नहीं लिख पाते हैं, ये तो ऊपर नीचे दोनों तरफ है ना, इसलिए नहीं लिख पाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नहीं, इसका नहीं लिख पाते क्योंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है, तो किधर से लिखेंगे अपन, है ना। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न है सूक्ष्म तरंग तथा प्रश्न सूक्ष्म तरंग, अगला प्रश्न क्या बोला मैं, ये देखो इसे सूक्ष्म तरंग तथा कौन सी है, अवरक्त, नहीं पराबैंगनी का, हाँ अवरक्त तरंगों के गुण तथा उपयोग लिखो, तथा उपयोग लिखो। ये प्रश्न देखिए, है ना। तो बच्चों पहले सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म, एक और नाम क्या है सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रो वेव, माइक्रोवेव, है ना। क्या है गुण इसका, के गुण, क्या गुण है माइक्रो तरंगों का गुण, ये क्या है, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत, मतलब रेडियो तरंगों से कम होती है। पहला गुण लिखे सर, इनकी तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों से कम होती है, इस कारण ये तरंगें अवरोध से मुड़कर गति कर सकती है ना। इनका प्रकीर्णन कम होने के कारण ये अवरोध से मुड़कर भी गति कर सकती है। इस कारण इनका उपयोग लंबी दूरी तक दूर संचार प्रसारण में किया जाता है, दूर संचार प्रसारण में किया जाता है। अब इनकी क्या लिखना अपन को, अरे क्या लिखना है इसका, उपयोग, क्यों रे, उपयोग कौन सा है, एक तो गाय में इसका उपयोग, जल्दी बोलो इसका उपयोग, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने में, गाय में माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने में। दूसरा काय में, रडार सिस्टम में, ओवन में खाना बनाना, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाना। दूसरा उपयोग क्या लिखा है, दूसरा उपयोग रडार सिस्टम में, रेडार सिस्टम में। अब दूसरी कौन सी तरंग है, अवरक्त। देखो अवरक्त तरंगों के गुण बहुत है, इंपॉर्टेंट है। अवरक्त तरंगे, अब इनके गुण देखना, एक गुण, सबसे पहला गुण क्या है, नंबर 1, ये तरंगे उष्मीय तरंगे
कौन सी है? ऊष्मीय तरंगें। दूसरा गुण, यह तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तीसरा गुण, इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। इनका प्रकीर्णन कम होता है। ये तो तीन तो इनके गुण हो गए। देखो एक को समझिए, ये तरंगे ऊष्मीय तरंगे। कैसे ऊष्मीय तरंगे? जब कोई भी वस्तु गर्म होती है, जब कोई भी वस्तु क्या होती है? गर्म होती है, तो वहां से जो तरंगे निकलती है वो सारी कौन सी तरंगे कहलाती है? ऊष्मीय तरंगे। अवरक्त तरंगे निकलती, क्या निकलती है? आप अपने घर पे समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हमारे घर पे जो अपन वो क्या नाम उसका रिमोट चलाते हैं, तो रिमोट चलाते तो उसमें जो वो एलईडी लगा हुआ है उसके सिरों पर अपन बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगा के उसका फिलामेंट गर्म करते हैं। क्या करते हैं? उसका फिलामेंट ऐसा है, उस फिलामेंट को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से ये उष्मा के रूप में तरंगे निकलती। काय के रूप में? उष्मा के रूप में। तो ये ऊष्मीय तरंगे हैं। आप धातु को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें एक तो आपको वो पूरा कलर दिखाई देगा, और कलर दिखाने के बाद उसमें से कुछ तरंगे ऐसी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, बहुत जबरदस्त है। तो वो जो तरंगे निकल रही है वो वास्तव में कौन सी होती है? वो ऊष्मीय तरंगे और अवरक्त तरंगे होती है। दूसरा गुण, ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित। इन तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। क्या कम होता है? अब यहाँ प्रकीर्णन से क्या मतलब? फैलाव, है ना? उसका फैलना, मतलब ये फैलती नहीं है, सीधी सीधी चली जाएगी। आप अपने घर पे जो रिमोट है उसको चलाएं और अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई से कहें कि मैं रिमोट को प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका फोटो खींचना, तो आपको तरंग निकलती हुई मोबाइल में दिखाई देगी। आप कोशिश करना आज जाकर घर, ठीक है ना? तो ये इसके गुण होंगे। अब इसके उपयोग क्या लिखेंगे? इसके उपयोग करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, मैंने करती है लिखा। अगला देखिए, अगला क्या लिखना है इनके? उपयोग, अवरक्त विकिरणों के उपयोग। पहला उपयोग समझना बच्चों, उपयोग नंबर 1, कोहरे में संकेत के रूप में। कोहरे में किस रूप में? संकेत के रूप में। दूसरा उपयोग, दूसरा क्या है? कोहरे में संकेत के रूप में, ठीक है ना? क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है, अतः ये एक लंबी दूरी तय करता है। समझ में आ गया? फिर से, इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इनका प्रकीर्णन कोहरे में ये लंबी दूरी तय करती है, इसलिए कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा उपयोग, रात्रि फोटोग्राफी में। रात्रि फोटोग्राफी में कैसे? अरे रात्रि फोटोग्राफी कैसे? इधर समझेंगे। रात्रि के समय जब अपने यहाँ पर दूल्हा बारात लेके आता है, तो कुछ लहर पवार जैसे लड़के डांस करते रहते हैं, महेंद्र जैसे, है ना? क्यों? यह स्टोरी करता है। तो जब ये वहाँ डांस करते रहते थे, वो वीडियोग्राफी चलती रहती है, उसके सामने एक फोकस चलता है, उसमें से जो तरंगे निकलती हैं वो कौन सी होती है? अवरक्त विकिरण। कौन सी होती है? समझ में आ गया? अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, तीसरा, मोबाइल, अरे सॉरी यार, रिमोट। क्या लिखेंगे? रिमोट द्वारा
दैनिक जीवन में उपयोग वाले, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरणों जैसे टीवी, भगवान अपना टीवी आपका भगवान है ना, टीवी आपका भगवान है ना। पहले हम मंदिर जाते थे, अब तो टीवी देखने जाते है ना। टीवी और कौन, मोबाइल तो अपने रिमोट का कहाँ उपयोग करते हैं, मोबाइल में रिमोट का। एसी, ये देखो उसको मालूम है, एसी और कार और क्या, और बताओ, रिमोट का चलता है, रिमोट से क्या क्या करते हैं, म्यूजिक सिस्टम आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अगला चौथा उपयोग, चौथा का ही, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, उसकी सिकाई करने के लिए उसको अहमदाबाद ले जाते हैं। अब सिकाई करने ऐसा नहीं कि उसको भट्टी में डालेंगे थोड़ी देर, है ना, ऐसा नहीं कि उसको सरकार भट्टी में डालते हैं, थोड़ी देर बंद करती है ना, फिर बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। उस पॉइंट पर अवरक्त विकिरणें डाली जाती है जहाँ पर कैंसर क्या होता है, कैंसर एक अवांछित कोशिकाओं का गुच्छा है। अवांछित कोशिकाएं मतलब जो कोशिकाएं हमारे लिए एक हानिकारक है, फोड़ा है, एक तरह से फोड़ा हो जाता तो दर्द होता है, नहीं होता अपने, तो उस फोड़े को नष्ट करने के लिए इन किरणों को उस पर डाला जाता है। तो वो क्या होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण वहां पर वो टूट जाती है, बिखर जाता है, तो इसका उपयोग उसमें किया जाता है। क्या लिखे, रोगियों की सिकाई करने, नहीं रोग, अब यूँ नहीं, कैंसर नहीं बोलेंगे, कैंसर का तो फिर गामा किरणें पहुंच जाओगे आप, तो ऐसा लिखो रोगियों की सिकाई करने, ठीक है ना, हो गया, सबने लिख लिया। अगला प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम में निहित रंगों के स्पेक्ट्रम को समझाइए। दृश्य प्रकाश में निहित रंगों के स्पेक्ट्रम को समझाइए। दृश्य प्रकाश में निहित रंगों के स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो बच्चों दृश्य स्पेक्ट्रम लिखना है यहाँ पर। दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताओ पहले तो, है प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ, रंगों से मिलकर बना होता है ना, जिसका परास कितना होता है, अभी हम बताया था अपन 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो इधर देखना, सबसे पहले कौन सा, बैंगनी और जामुनी दोनों एक जैसे रहते हैं, बैंगनी जामुनी। फिर कौन सा होता है, नीला, नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। अब यहां पर अपन इनके रंगों के नाम लिखें, यहां पर इसको मीटर में लिखें, यहां किस में लिखें, नैनोमीटर में, और यहां किस में लिखें, एंगस्ट्रॉम। देखो मीटर में कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ से 4.5 × 10⁻⁷, ठीक है ना। इसका 4.5 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻⁷, फिर 5 × 10⁻⁷ से 5.5 × 10⁻⁷, फिर 5.5 × 10⁻⁷ से 6 × 10⁻⁷, फिर 6 × 10⁻⁷ से 6.5 × 10⁻⁷, और 6.5 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷। ये मीटर में लिखे। ये कितना है, 400 नैनोमीटर से 450, फिर 450
नैनोमीटर से 500, फिर 500 से 550, फिर 550 से 600, फिर 600 से 650 और 650 से 700 नैनोमीटर हो गया। फिर एंगस्ट्रॉम में लिखनी तो 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000, फिर 5000 से 5500, फिर 5500 से 6000, फिर 6000 से 6500, 6500 से 7000। ठीक है, याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए तो आप एक नंबर भी आपका जो अपना वो है एनसीईआरटी उसमें देख लेना, तीनों में लिखा दे मैंने आपको। ये किस में लिखा है, ये किस में लिखा है और ये किस में लिखा है, किस में पूछ लो हमको सब याद है ना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हाँ कठिन तो हम हैं। चलो हो गया। अगला प्रश्न, लिख लिया आप लोगों को? दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना दृश्य स्पेक्ट्रम को मैंने पूरा समझा दिया है, सारे कलर भी समझा दिए। ये दो कलर एक साथ रहते हैं इसमें, बैंगनी और, क्योंकि इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। बैंगनी जामुन ये जैसे दिखाएंगे, देते नहीं देते, अरे देते ना। अब दो प्रश्न आप स्वयं लिखेंगे, कौन कौन से? एक तो वो अपना ग्रीन हाउस प्रभाव को समझेंगे, पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, फिर से पौधघर प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव। निचले वायुमंडल द्वारा पृथ्वी का गर्म रहना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस। मैंने चित्र भी बनवाया था, मैंने चित्र भी बनवाया है तुमको, तो फिर बता दूंगा, एक बार फिर समझा दो। चलो चित्र से आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। मिटा दो, देखो ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे समझेंगे, इधर देखना चित्र कैसे बनाएंगे। जो चित्र बनाएगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे। समझाना मतलब समझते हो ना, अनलिमिटेड है वहाँ जैसे आपको यूं नहीं कि इसका उत्तर ऐसे, अनलिमिटेड। आप जितना ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करोगे नंबर उतने ही। तो हमने देखा हमारी पृथ्वी इसी गोल है ना, गोल, और यहाँ हमारा सूर्य है, क्या है बच्चों? और सूर्य के बाद अपन 300 किलोमीटर तक ऐसा वातावरण होता है, यहाँ से पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक? 300 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है ऐसे। अब सूर्य से किरणें जो आती हैं उनमें से केवल दृश्य प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सूर्य से सारी जो 7 स्पेक्ट्रम में सारा आता है। सूर्य से आने वाले चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों में 7 तरंगें होती है, गामा भी होती है, एक्स भी होती है, पराबैंगनी होती है, दृश्य होता है, अवरक्त होता है और रेडियो और माइक्रो तरंग। परंतु केवल वायुमंडल किसके लिए पारदर्शी होता है? दृश्य प्रकाश। किसके लिए पारदर्शी होता है? नहीं, केवल दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी। सुन लो पहले मेरी बात। अब दृश्य प्रकाश यहाँ आ जाएगा, क्या होगा? यहाँ से चल रही बहुत सारी किरणें चल रही, यहाँ से कुछ गामा किरणें आ गई, तो गामा किरणों को यहाँ से एक एक्स किरण आई थी, उसको इसने अवशोषित कर लिया। पराबैंगनी आ रही थी, तो अपना कौन पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन पर। केवल अपना दृश्य प्रकाश, कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। ऐसे कौन सा प्रकाश आ रहा है? दृश्य प्रकाश। रेडियो और माइक्रो को भी ये वापस परावर्तित करती है। रेडियो तरंगें तो आने नहीं देती, रेडियो तरंगें तो जिस स्थल पर आएगी तो वापस लौट करके पुनः उसी चलने, और जो अपन पृथ्वी से रेडियो तरंगें मिलते हैं निचले तल से परावर्तित होकर पूरे पृथ्वी पर आ जाती है। इसीलिए अपन जो है लघु तरंग दैर्घ्य में रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, है ना। अभी प्रश्न आएगा वो, तो ये क्या होगा? कौन सा प्रकाश आ गया? दृश्य प्रकाश। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि किन किरणों के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है? दृश्य प्रकाश।
किन किरणों के लिए? दृश्य प्रकाश के लिए वायुमंडल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। बाकी सबको क्या कर लेता है? कुछ को परावर्तित कर देता, कुछ को अवशोषित कर देता। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहां जो किरणें आई है, इन किरणों के कारण ये दृश्य प्रकाश है, कुछ मात्रा में